तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैदिक काल की। किसके बारे में बात करने वाले? वैदिक काल की। ये एक नया हमारा वीडियो है। अच्छा, वैदिक काल क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। देखो, वैदिक काल वो काल कहा गया, उस समय को कहा गया जब वेदों की रचना हुई। किसकी रचना हुई? वेदों की रचना हुई। आप जानते हैं ना वेद कितने हैं? 4 वेद। तो उन वेदों की जो रचना हुई उस काल को हमने कहा वैदिक काल। क्यों उसके लिए वैदिक काल? केवल इसी आधार पर कहा गया कि वेदों की रचना हुई? नहीं, देखो, क्योंकि इस समय के लोगों का जो पूरा का पूरा जीवन था, पूरी दैनिक चर्या थी, जो जीवनचर्या, वो डिपेंड थी वेदों के ऊपर। किसके ऊपर? वेदों के। उनका पूरा आचरण जो था वो वेदों पर आधारित था। इस वजह से इस काल को हमने क्या नाम दिया? वैदिक काल। हाँ, वेदों की रचना हुई, एक तो अच्छी बात है ना। अच्छा, वैदिक काल का अगर मैं समय पीरियड मानूं तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर, मैंने पूर्व नहीं लिखा हुआ, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के और 600 ईसा पूर्व तक का समय क्या कहलाता है? वैदिक काल कहलाता है। ठीक, कई बार पूछा जा सकता है, तो दोबारा समझे। वैदिक काल का जो समय होता है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के और 600 ईसा पूर्व तक का समय क्या कहलाता है? वैदिक काल। देखें, हम इस वैदिक काल को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में डिवाइड करते हैं। देखें, एक है ऋग्वैदिक काल। इसे ऋग्वैदिक क्यों कहा गया? क्योंकि देखो, पहला वेद जो था वो ऋग्वेद था, है ना। और इस काल में, जो ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण रूप से जो पूरा सिस्टम आधारित है वो ऋग्वेद पर आधारित है ना। तो ऋग्वैदिक काल इसलिए इस समय को कहा गया। आप इसे पूर्व वैदिक काल भी कहा जा सकता है। तो देखो, ऋग्वैदिक काल का जो समय था वो था 1500 से और 1000 ईसा पूर्व का समय ऋग्वैदिक काल कहलाया। और ऋग्वैदिक के काल के बाद का जो समय था, उत्तर का मतलब होता बाद, उत्तर का मतलब क्या होता है? बाद। तो जो है 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक का जो समय कहलाया उसे हमने नाम दिया उत्तर वैदिक काल। क्या कहा? उत्तर वैदिक। ठीक, अब देखो, वेदों के बारे में थोड़ा हम समझते हैं चीजों के लिए। देखो, आज इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, फिर इस पे भी बात कर लेते हैं। पहले हम वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ पे बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वैदिक काल जो शब्द बना हुआ है वो वैदिक, जो वेद से मिलकर बना, तो आखिर वेद क्या होता है इस पर भी बात करेंगे। दूसरा, जो क्योंकि ये सभ्यता पूरी की पूरी आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता थी, उस पर भी थोड़ा बात करेंगे। तो जो आर्य थे वो कौन थे, इन पर बात करेंगे। आर्यों का मूल निवास की बात करेंगे, उनकी सामाजिक स्थिति की बात करेंगे, वर्ण व्यवस्था कैसी थी, प्रथाएं कैसी थी, विवाह किस तरीके का होता था। इसके अलावा उन समय में जो है वो प्रमुख आभूषणों पर भी बात करेंगे, यानी कर्ण, शोभन, कुंभ, रुक्म, कैसे आभूषण इस दौर में लोग यूज कर रहे थे, इस पर बात करेंगे। ठीक, तो देखें क्या हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी कि सिंधु सभ्यता के बाद जो सभ्यता आई वो सभ्यता थी वैदिक सभ्यता। क्या नाम दिया गया? वैदिक सभ्यता। और इस वैदिक सभ्यता को बनाने वाले जो लोग थे उन्हें कहा गया आर्य। क्या कहा गया? आर्य। पर थोड़ा पहले उस पर समझते हैं कि जो वेद क्या है आखिर। देखो, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, और उसी शब्द से हमारे वेद बने हुए। ठीक, अब थोड़ा समझें। मैंने कहा कि जो वैदिक सभ्यता थी वो सभ्यता विकसित करी आर्यों ने। ठीक, अब कई अलग अलग लोग हैं भाई, आर्य कहां से आए, कौन लोग थे। देखो, अगर मैं इतिहास को थोड़ा बहुत हम टटोलें तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है मैक्स मूलर। क्या नाम है? मैक्स मूलर। उन्होंने कहा कि जो आर्य जो लोग आए हैं वो कहां से आए हैं? वो मध्य एशिया से आए। आप मेरे साथ बोलते रहे क्योंकि आपके पास समझा चुका हूं मैं इस चीज को। तो देखो, आर्य कहां से आए? मध्य एशिया से आए। किसने कहा? ये मैक्स मूलर साहब ने, है ना। उसके अलावा बाल गंगाधर तिलक, नाम सुना होगा आपने। उन्होंने क्या कहा? कहां से आए आर्य? उन्होंने कहा आर्य जो थे उत्तरी ध्रुव से आए, है ना, वहीं से आए ना। उन्होंने एक बुक लिखी बाल गंगाधर तिलक ने। क्या थी वो बुक? द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस। उसमें उन्होंने कहा कि जो आर्य लोग थे वो कहां से आए? वो उत्तरी ध्रुव से आओ। और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने वर्णन किया कि आर्य कहां कहां से आए, लेकिन सबसे ज्यादा प्राथमिकता पर जिनका नाम लिखा जाता है वो है मैक्स मूलर साहब। और उन्होंने कहा कि आर्यंस जो लोग थे या आर्य जो लोग थे वो मध्य एशिया के थे। ठीक है कि नहीं? अब पॉइंट है कि सर आर्य लोग जो थे या उनका नाम आर्य क्यों पड़ा। देखो, आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बाद शहर बिल्कुल तहस नहस हो गया था पूरा का पूरा। सिंधु घाटी में, सिंधु नदी में बाढ़ की वजह से तो लोग शहरों से भागकर गांवों की तरफ आने लग गए थे, है ना। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जो आर्य जो लोग थे उनकी जो सभ्यता जो उन्होंने विकसित करी है वैदिक सभ्यता, एक पूरी ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? एक पूरी ग्रामीण सभ्यता थी। अब इस ग्रामीण सभ्यता के को बनाने वाले आर्यंस के बारे में 2-4 बातें करते हैं। देखो, आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य शब्द का अर्थ होता है उच्च कुल में जन्म लेने वाला। क्या होता है? उच्च कुल में जन्म लेने वाला। आप इसको कुलीन बोल सकते हैं, आप इसे अभिजात कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं?
अभिजात कह सकते हैं, कुलीन कह सकते हैं, यानी उच्च कुल में पैदा होने वाला। या देखा होगा आपने रामायण महाभारत में, आपने अगर कभी देखे तो उसमें आप देखते हैं कि जो स्त्रियां वो अपने पति को आर्य कह के बुलाती है। तो आर्य का मतलब क्या है? उच्च कुल में पैदा होने वाले लोगों के लिए शब्द आर्य है। तो मैंने आर्य का शाब्दिक अर्थ बताया। अब दूसरी चीज ये कि भाई हमने ये बात कर दी कि भाई ये आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? मैंने कहा ग्रामीण सभ्यता है ना, गांव में लोग रह रहे हैं। अच्छा, आर्यों के मूल निवास पर भी हम थोड़ा बहुत बात कर चुके हैं कि आर्य कहां से आए, है ना, और कहां कहां किस तरीके से रहे। तीसरी पॉइंट ये कि सर आर्य जब आए, उन्होंने जो वैदिक सभ्यता बनाई, उस सभ्यता में उनकी सामाजिक स्थिति किस तरीके की थी, है ना, समाज कैसे था आर्यों का। हम बहुत ज्यादा इसको लेंथी नहीं समझेंगे, छोटे से वीडियो में अच्छे ढंग से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आर्यों के पूरी सामाजिक स्थिति की, तो पूरा समाज जो था वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। किस पर आधारित था? वर्ण व्यवस्था पर। ठीक, देखो वर्ण व्यवस्था किस तरीके की, देखो ऋग्वेद आप देखोगे तो उसके 10वें मंडल में, जो 10वां मंडल, क्योंकि वेद ऋग्वेद जो है मंडलों में विभाजित है, उसके 10वें मंडल में 4 वर्णों के बारे में कहा गया। कितने वर्णों के बारे में? 4। देखो आज जाति है ना, किस आधारित पर? आज का समाज जाति आधारित, तब का समाज कर्म आधारित था। किस आधार पे था? कर्म आधार। और कर्म के आधार पर अगर आप देखोगे तो वो समाज 4 वर्णों में विभाजित था। और इन 4 वर्णों का वर्णन जो है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। क्या थे वो 4 वर्ण? देखें, पहला सबसे ऊपर वर्ण था ब्राह्मण। कौन सा वर्ण था? ब्राह्मण वर्ण। ब्राह्मण के लिए कहा गया कि भाई ये भगवान जो आदि पुरुष, जिसे आप एक ही ईश्वर माने कहते हैं, उसके मुख से जिसका जन्म हुआ वो ब्राह्मण था। अच्छा, किसे कहा गया ब्राह्मण? क्योंकि मैंने कहा तो कर्म आधारित था। देखो, ब्राह्मण उस व्यक्ति को कहा गया जो विद्या, बहुत विद्वान होता था और उसे काम सौंपा गया कि तुमको समाज को शिक्षा देनी है। तो समाज को शिक्षा देनी, विद्वान व्यक्ति होता था, उसे नाम दिया गया ब्राह्मण। क्या कहा गया? ब्राह्मण। अगर हम अपने संस्कृत में, तो ब्राह्मण का मतलब होता है जो ब्रह्म को जानता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं। ठीक, दूसरे नंबर पे वर्ण व्यवस्था में जो दूसरा बंदा था उसका नाम था क्षत्रिय। क्या नाम था? जल्दी बताओ। क्षत्रिय। देखो, क्षत्रिय कौन था? जो विद्वान थोड़ा कम हो लेकिन पावरफुल, शक्तिशाली ज्यादा हो, ठीक है, वीर बहुत ज्यादा हो। तो इसको काम सौंपा गया कि तुमने समाज की रक्षा करनी है। ठीक है, तुमने समाज की रक्षा करनी है, तो उन्हें नाम दिया गया क्षत्रिय। तो राजकाज करने वाले लोगों को क्या कहा गया? क्षत्रिय कहा गया। जिनको समाज की जो है रक्षा करनी होगी अपने बाहुबल से, उन्हें कहा गया क्षत्रिय। तीसरे नंबर पे जो था वो था वैश्य। तीसरे नंबर पे जो वर्ण था वो क्या था? वैश्य। वैश्य का मतलब तो व्यापारी। पूरा जो प्रोडक्शन की यूनिट जो चल रही थी, जो पूरा व्यापार चल रहा था, जिससे कि पूरे लोग अन्न खा रहे थे, जो भी व्यापार का सब पहन रहे थे, पूरा जो व्यापार का सिस्टम जो चलाते थे, उन्हें कहा गया वैश्य। यानी जो बिजनेस माइंड का बंदा होगा उसे कहा गया भाई तो वैश्य होगा। और जो इन तीनों में नहीं आएगा उसे कहा गया शूद्र। क्या कहा गया? शूद्र। अब ये शूद्र जो व्यक्ति था वो सबसे निचले लेवल पर था, उसका काम था इन तीनों की सेवा करना, क्योंकि वो न ब्राह्मण मारा, न क्षत्रिय, न वैश्य, न तीनों में नहीं आ रहे, इसलिए वो शूद्र कहलाए। सेवा करना उसका काम था। ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति भगवान के आदि पुरुष की भुजाओं से, वैश्य की जांघों से, और शूद्र की जो उत्पत्ति कहते हैं कि आदि पुरुष के पांव से इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है कि नहीं? ठीक। लेकिन मैंने कहा उस दौर की जो सामाजिक स्थिति थी वो कैसी थी? मैंने कहा कर्म आधारित थी। देखो, आपने नाम सुना होगा परशुराम का नाम सुना है? भगवान शिव के बड़े भक्त हुए परशुराम, उनके ही शिष्य थे परशुराम। परशुराम जो थे वो महर्षि के बेटे थे, एक ऋषि के बेटे थे। लेकिन उन्होंने ऋषि परंपरा को आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने शस्त्र उठाया और उस दौर के आतताई क्षत्रिय, जितने भी आतताई जो राजा लोग थे, उनको मार भगाया, उनको काट दिया, खत्म कर दिया उन लोगों को। यानी थे ऋषि के बेटे, लेकिन ऋषि का बेटा होने के बावजूद भी उन्होंने क्षत्रिय धर्म का पालन किया, इसलिए उन्हें क्या कहा गया? क्षत्रिय कहा गया। उन्हें कभी ऋषि नहीं कहा गया, वो क्षत्रिय कहलाए परशुराम। जबकि यहीं पर जो विश्वामित्र का अगर आपने नाम सुना, भगवान राम के पास उन्हीं के दिए गए अस्त्र शस्त्र थे। तो जो कौन थे, क्या नाम कहा मैंने अभी? विश्वामित्र। जो विश्वामित्र थे उनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ, लेकिन वो कर्म के अनुसार ब्राह्मण कहलाई। तो आप ऋषि परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ा तो ऋषि बन गए कर्म के अनुसार। देखो, कोई शूद्र है वो भी अगर कल के दिन वेद पुराणों का अध्ययन करके विद्वान बनता तो ब्राह्मण आ सकता था। आप समझ रहे कि नहीं? और ब्राह्मण का बेटा या क्षत्रिय का बेटा भी अगर वो इन तीनों कैटेगरी में नहीं आता कर्म के आधार पर, तो वो शूद्र बन जाता था। यानी आप एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में कर्म के आधार पर ट्रांसफर हो सकते थे। वो इतना शानदार वो दौर था, जो पूरी व्यवस्था जो थी वो जाति आधारित नहीं,
बल्कि कर्म पे आधारित थी। ठीक है कि नहीं? तो इन 4 वर्णों का वर्णन मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, और इसी वर्ण व्यवस्था पर आधारित था आर्यों का ये वैदिक समाज। आई बात समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक। अब आते हैं कि सर प्रथाएं किस तरीके की थी। देखो भाई, अगर आप प्रथाएं देखोगे तो बहुत नाम मात्र की प्रथाएं थी उस दौर में। प्रथाएं कैसी थी देखो, मैं उनके बारे में बात करता हूं, कौन कौन थी और कौन कौन नहीं थी। देखो, अगर मैं बात करूं उस दौर में, एक तो थी दास प्रथा। कौन सी प्रथा थी? दास प्रथा। अब ये दास प्रथा क्या होती है? बहुत देर तक ये चलती रही। दास प्रथा का मतलब होता है कि जब कोई राजा किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण कर देता था तो वहां के लोगों को वो अपना नौकर बना देता था, दास बना देता था। ठीक है कि नहीं? उन्हें हमने, और भी कई तरीके की दास प्रथाएं हैं। दास उसी तरीके से नहीं, और भी तरीके से बनते हैं। तो लोगों को नौकर बनाना, दास बनाना ही क्या कहलाता था? दास प्रथा कहलाता था। तो दास प्रथा का उस दौर में प्रचलन था। हाँ, दूसरा दहेज प्रथा नहीं थी। दहेज प्रथा नहीं थी। दहेज प्रथा नहीं थी। देखो तो दहेज प्रथा नहीं थी। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं, बेटी को उपहार दिया जाता था। क्या दिया जाता था? उपहार। और बेटी को उपहार दिया जाता, और उपहार उसके लिए नाम था भाई कि जो अपने मन से आप दे रहे थे। और उस उपहार में यह था कि जो है उस उपहार को पहतू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पहतू। और उपहार में क्या होता था? बेटी के लिए दैनिक जीवन के लिए जो वस्तुएं होती थी वो दी जाती थी, वो भी स्वेच्छा से, कोई जबरदस्ती नहीं। आजकल तो हमारे कई समाजों में लोग जबरदस्ती मांगते, इतना दो उतना दो, है ना? तो वो दहेज प्रथा तगड़ी है, लेकिन तब नहीं थी दहेज प्रथा। पर्दा प्रथा भी नहीं थी। पर्दा प्रथा, मैंने आपको पर्दा प्रथा के बारे में बात कर चुका हूं। तो उस दौर में पर्दा प्रथा भी नहीं थी, यानी फालतू की एक भी प्रथा ही नहीं थी। बाल विवाह बिल्कुल प्रचलन में नहीं था, जो आजकल कलयुग में कई लोगों ने किया है। बड़ी मुश्किल से सरकारों को बंद करना पड़ा बाल विवाह, बच्चों का विवाह करना, है ना? अब तो सरकार ने कह दिया लड़की के लिए भी 21 साल हो गई, है ना? एक वक्त ऐसा भी था जब उसको 12 साल भी कर दिया गया। मैं अंग्रेजों के समय के एक्ट अगर आपको बताऊं तो उनमें क्या 12-12 वर्ष भी जो है लड़कियों की एज रखी गई शादी की। ठीक है, इतनी छोटी की। तो लेकिन उस दौर में न तो बाल विवाह का प्रचलन था, न पर्दा प्रथा थी, न दहेज प्रथा। उस तरीके की प्रथा नहीं थी। वो आप स्वैच्छिक देखो तो उसे पहतू कहा जाता था, वो भी नहीं थी। थोड़ा बहुत दास प्रथा उस समय प्रचलन में थी। तो इस तरीके की प्रथाएं जो थी वो वैदिक काल में थी। अब बात करते हैं विवाह किस तरीके का था। ये सब सामाजिक स्थिति के अंतर्गत आ रहा है। अब हम बात क्या कर रहे हैं कि विवाह किस तरीके के। देखो, वैदिक काल में जो विवाह होते थे वो 2 प्रकार के थे। कितने प्रकार के विवाह? एक एक मेरे साथ समझे, विवाह कितने प्रकार के थे। देखे, विवाह होते थे 2 प्रकार के। कितने? 2। नंबर 1 होता था अनुलोम विवाह। कैसा विवाह? जोर से बोलो, अनुलोम विवाह। और दूसरा होता था, बहुत बढ़िया, प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह। देखो, 2 प्रकार के विवाह होते थे। आप उत्तर वैदिक काल में देखोगे तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है ना? लेकिन फिलहाल वैदिक काल में 2 ही प्रवाह थे। कौन? एक था अनुलोम, दूसरा था प्रतिलोम। अच्छा, अनुलोम में क्या होता था? अनुलोम विवाह उच्च कुल का पुरुष और जो है गरीब कुल की महिला, निम्न नहीं बोलेंगे, गरीब कुल की महिला, उसको कहा जाता था अनुलोम विवाह। जब उन दोनों का विवाह हो जाए उसे कहा जाता था अनुलोम विवाह। और जब उच्च वर्ण की जो महिला होती थी और निम्न वर्ण की जो होती थी वो पुरुष होता था। समझ रहे हो कि नहीं? उच्च वर्ण की महिला और निम्न वर्ण का जो पुरुष, निम्न वर्ण उन चारों में आप समझ लो ब्राह्मण क्षत्रिय वाले सिस्टम में। तो निम्न वर्ण का क्या होता था? पुरुष होता था। उच्च वर्ण की जब महिला होती थी उसे कहा गया प्रतिलोम विवाह। और जब उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की महिला होती थी उसे कहा गया अनुलोम विवाह। तो विवाह कितने प्रकार के विवाह होते थे? 2 प्रकार। ठीक है कि नहीं? अब वर्ण से मतलब जाति से नहीं, यानी वर्ण से मतलब है कि भाई जब ब्राह्मण ने क्षत्रिय से शादी कर दी तो ब्राह्मण उच्च कुल का, क्षत्रिय नीचे दूसरे नंबर पे था ना वर्ण, तो दूसरे नंबर पे आ गया। वैश्य से शादी अगर ब्राह्मण ने कर दी तो वो भी तो ब्राह्मण से नीचे ही है। अब वही क्षत्रिय कुल का हो गया लड़का और लड़की वैश्य कुल की, तो वो भी अनुलोम विवाह हो जाएगा। लेकिन लड़की अगर वैश्य की हुई और लड़का क्षत्रिय का हो गया तो प्रतिलोम हो गया, क्योंकि वो अपोजिट हो गया। अब समझ रहे कि नहीं? तो इस तरीके की जो है वो विवाह व्यवस्था थी। अब बात करते हैं कि आभूषण किस तरीके के थे उस दौर में। देखो, आभूषणों पर भी, क्योंकि समाज में रहने वाली महिलाएं जो थी उस दौर में आभूषण पहनते थे। कई तो पुरुष भी आजकल जो है आभूषण पहनते हैं, है ना? देखो, आभूषण जो थे प्रमुख रूप से एक तो कर्ण शोभन था, है ना? कान में पहना जाने वाला आभूषण था, उसे कर्ण शोभन। कुंभ था जो कि सिर में पहना जाता था, लड़कियों की तरह मांग टीका की तरह, उस तरीके के था कुंभ। और रुक्म नामक जो है हार जो है वो पहना करती थी स्त्रियां। आप समझे कि नहीं? तो इस तरीके से आभूषण था इस काल में। ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जो है वैदिक काल को पूरा करेंगे, साथ ही साथ हम जो है उत्तर वैदिक काल पर भी आएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा
हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी क्लास के लिए, इंटरेस्टिंग क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।